चलिए, बहुत डिमांड थे ये इकोनॉमिक्स का, तो डिमांड हम पूरा करते हैं और इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 1 है। आगे अर्थव्यवस्था का एक परिचय है करके क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा और मैं वादा करता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप ये सब पढ़ के जाइए। कोई भी एग्ज़ाम या आप टीचर का एग्ज़ाम देने जाएँ, पुलिस का दें या कोई भी गवर्नमेंट जॉब जाएँ, ज़रूर जाइएगा। ये रिक्वेस्ट है। नहीं क्वेश्चन आए तो आकर जो भी मैसेज करिएगा मैं एक्सेप्ट करूँगा। और अगर आ जाए तो थैंक यू ज़रूर लिख दीजिएगा। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी होता है, क्योंकि आपका सपोर्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। तो चलिए बहस नहीं करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन को। मैं हमेशा रिपीट करूँगा और ज़रूर करूँगा क्योंकि आपको याद करवाना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? मतलब अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या है? यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। समन्वय मतलब एक साथ जुड़ा हुआ। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का व्यवहारिक पक्ष है। क्या है? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है, एक दूसरे का है। इसके अंतर्गत जो है किसी क्षेत्र मतलब विशेष क्षेत्र की बात हो रही है ना? तो क्षेत्र विशेष में होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियां, जैसे कि फिर से सुन लीजिएगा कि इसके अंतर्गत क्या होगा। अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक जो पक्ष हम देख रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली मतलब क्षेत्र का जो विशेष क्षेत्र है में होने वाली जो समस्त आर्थिक गतिविधि होती है। जैसे में आपको है उत्पादन होता है, आर्थिक गतिविधि में क्या होगा? उत्पादन की बात होगी, उपभोग की बात होगी, बी निमय की बात होगी, वितरण की बात होगी मतलब बाँटने की बात होगी, राजस्व की बात होगी मतलब टैक्स की बात होगी, आदि शामिल किए जाते हैं। किसमें किए जाते हैं? तो अर्थव्यवस्था में किए जाते हैं, है ना? और सुन लीजिए, अगर क्षेत्र विशेष के मतलब जैसे देश हो गए, देश के समूह हो गए, देश के समूह मतलब देश के जो राज्य हैं छोटे-छोटे उसकी बात हो गई, जो आस-पास है वो उनकी बात हो गई, तथा विश्व हो गया अथवा विश्व मतलब आस-पास के पड़ोसी जो हमारे हैं, उनकी बात हो गई। तो ये सब का आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ बात कही गई है। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक अगर आपसे पूछेगा, तो हम बहुत अच्छे से देंगे एडम स्मिथ को देंगे। किन्हें देंगे? एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र मतलब मॉडर्न अर्थशास्त्र की बात हो रही है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। उसके जनक कौन हैं? तो हमारे एडम स्मिथ हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जिसे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये हम जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं इसी क्वेश्चन को। और सुनिए, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, क्या? वेल्थ ऑफ नेशन में जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल बिंदुओं को चिन्हित किया है, मतलब वास्तविक बिंदुओं को, पॉइंट को चिन्हित किए हैं। कौन किए हैं? तो ये एडम स्मिथ किए। किसमें किए हैं? अपनी पुस्तक में। कौन सी पुस्तक? वेल्थ ऑफ नेशन में, है ना? इसके अगर प्रकाशन का समय पूछेगा तो 1776 बता दीजिएगा, ठीक है? एडम स्मिथ ने इसी पुस्तक में, किस पुस्तक में? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अदृश्य हस्त मतलब इनविजुअल हैंड की अवधारणा भी दी है। अदृश्य हस्त जो होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं, जो दिखते नहीं है, उसकी भी अवधारणा बताई गई है। कौन बताए हैं? एडम स्मिथ बताए हैं। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम बताइए? तो वेल्थ ऑफ नेशन है। प्रकाशन कब हुआ था? तो 1776 में। क्लियर हो गए? चलिए, भूलिएगा नहीं ना? नहीं भूलिएगा। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिएगा। तीसरा प्रश्न है कि एक बंद अर्थव्यवस्था में मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। तो एक बंद अर्थव्यवस्था मतलब बंद, जैसे ही बंद की बात होगी मतलब कि वो आगे कुछ नहीं होगा। क्या होगा? निर्यात नहीं होगा, ना आयात होगा। तो वही तो बात है यहाँ पे डी देखिए, ना तो निर्यात होगा, ना ही आयात होता है। इसमें बंद अर्थव्यवस्था का मतलब कि इकोनॉमी को बंद कर दीजिए, रोक दीजिए, इसमें ना निर्यात करेंगे ना आयात करेंगे, हम अपने में रहेंगे। ये कहने का मतलब है कि नहीं? बंद मतलब वही हो गया, क्लोज हो गया। अब बात करते हैं, बंद अर्थव्यवस्था जो है आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंस कही है ना?
बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है। मतलब बाहरी जो निर्यात आयात की बात करते हैं, हम इसको ना करके हम अपने आप पे खुद पे निर्भर होकर काम करेंगे और खुद, जैसे मान लीजिए इंडिया में है तो इंडिया का प्रोडक्ट को हम खुद बनाएँगे और खुद बेचेंगे। जो विषय ये हो गया। और चलिए, जो शेष विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं में कोई आर्थिक संबंध नहीं रखती है। मतलब फिर दूसरे देश से या दूसरे विश्व का जो देश है, आसपास का देश है, उससे हमको कोई आर्थिक जो अवस्था है, उससे हमको कोई संबंध नहीं है, आर्थिक रूप से कुछ मदद नहीं चाहिए। यही कहने का मतलब है। अब देखिए, फलस्वरूप अगर बात करें हम लोग, इसमें आयात एवं निर्यात संबंधी गतिविधियां लगभग शून्य होती है। मतलब ना के बराबर होगा, ना आयात होगा ना निर्यात होगा, आसपास से हम नहीं करेंगे। बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण होता है। किसका होता है? आर्थिक गतिविधि जो होता है, इकोनॉमिक गतिविधि होता है, उस पे हमारा जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसका पूर्ण नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। और निजी क्षेत्र की भूमिका नग्न होती है। जो निजी क्षेत्र, जो आसपास के छोटे-छोटे क्षेत्र होते हैं, उसमें भूमिका इनकी शून्य होगा। लेकिन सरकार का जो है पूर्ण नियंत्रण रहेगा, सरकार के अंडर में काम होगा। अत्यंत न्यून विदेशी व्यापार के कारण उत्तर कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। इसलिए उत्तर कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण, अगर आपसे पूछेगा कि बंद अर्थव्यवस्था में से एग्जाम्पल दीजिए, किसका दीजिएगा, तो उत्तर कोरिया का दीजिएगा, है ना? ये हो गया। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? आत्मनिर्भर है एक तरह से। इसमें आयात और निर्यात नहीं होते बाहर से, ठीक है? खुद में होते हैं। बस इतना ही जानना है और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं जानना है। और इसमें सरकार का, देखिए यहाँ पे ये बताना भूल गया मैंने, सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है बंद अर्थव्यवस्था में, और निजी क्षेत्र का कोई भूमिका नहीं होता है, एकदम कम मात्रा में होता है, एकदम शून्य होता है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न क्या है, सुनिए। चौथा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या किसका कथन है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या किसका कथन है? तो एडम स्मिथ का है, ये हम जानते हैं। एडम स्मिथ को क्या कहा गया? ये आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम बताइए जो कि हम पढ़े हैं। देखिए, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान, साइंस ऑफ वेल्थ, धन के विज्ञान के रूप में वर्णित किया है। क्या किया है? अर्थशास्त्र को क्या बताया है? धन के विज्ञान के रूप में। कौन बताए हैं? एडम स्मिथ बताए हैं। साइंस ऑफ वेल्थ बोले हैं। अर्थशास्त्र के द्वारा, मतलब अर्थात देखा जाए तो अर्थशास्त्र के द्वारा धन अर्जित करने की विधियों एवं आय के वितरण के विषय में जाना जाता है। तो एडम स्मिथ के द्वारा क्या है कि अर्थशास्त्र के द्वारा क्या करिएगा? धन अर्जित कर सकते हैं। इसमें जो विधि बताए गए उसके माध्यम से, विधि के माध्यम से, या आय का वितरण के विषय में भी बात कही गई है। क्यों? कैसे आय को वितरण करेंगे, ये भी अर्जित करिए भी और बांटिए भी। तो इसके बारे में एडम स्मिथ ने बताया, इसलिए धन के विज्ञान कहा है अर्थशास्त्र को। चलिए, पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो पांचवा प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है। अब पूंजीवादी, बंद अर्थव्यवस्था पढ़ लिए, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? निजी स्वामित्व है। निजी स्वामित्व मतलब हमारा निजी स्वामित्व की अगर हम बात करेंगे तो निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षणों में से एक है। एक ही है भाई, निजी स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, पूंजी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। मुक्त रूप से तो है ही, क्योंकि निजी स्वामित्व है, मतलब अपना स्वामित्व है। छोटे-छोटे जो व्यापारी हैं वो भी अपना कर सकते हैं, अपना मालिक हो सकते हैं। तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाएंगे। वर्तमान समय में यह सर्वाधिक स्वीकृति जो है आर्थिक विचारधारा है। जो स्वीकृति मिली है, यह आर्थिक विचारधारा को बढ़ावा देगा। अब इसके बारे में सवाल क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण कौन सा है? तो निजी स्वामित्व है, मतलब खुद का बिजनेस करिए, खुद का व्यापार करने के लिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है, कैसा बाजार है? तो ये मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में है, या अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। छठे प्रश्न की बात करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या है? नीचे लिखे कूट को सही उत्तर चुनिए।
बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो क्या है बता सकते हैं? तो ये केवल 1, 3 और 4 है। केवल 1, 3, 4 है। मतलब एक कृषि की प्रधानता, तीसरा है न्यून प्रति व्यक्ति आय और एक है आपका चौथा बृहद बेरोजगारी। ये जो तीनों है बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपका इसमें दिख रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात कि बड़ा तो बेरोजगारी सबसे बड़ी बात है। समझ गए? कृषि की प्रधानता है, ये सही है। और एक न्यून प्रति व्यक्ति आय है, बहुत कम पैसा है। तो देखिए आगे चलते हैं। उद्योग की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। उद्योग जहां होंगे, उद्योग को जहां महत्व मिलेगा, वहां विकसित अर्थव्यवस्था का विशेषता माना जाएगा। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अभी विकासशील में लगा हुआ है, विचार विकासशील कर रहा है। ठीक है? तो हमारा जो है भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। अतः उद्योगों की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है ना? तो देखिए यहाँ पे जो भी मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, तो सिर्फ समझाने के लिए, वास्तविकता के साथ जोड़ने के लिए कि आपको याद रहे। ठीक है? इस शब्द को अर्थ को अनर्थ मत लीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। समझ गए? तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। अब देखिए उद्योग की अगर बात करें, उद्योग की प्रधानता जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं मानी गई है। उद्योग होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उद्योग की प्रधानता होनी चाहिए। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। जबकि शेष रूप से अगर देखा जाए, तो शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है? क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? यही सवाल है। तो ये जो है आपका सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व है। मतलब सरकारी मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो है समन्वय है। उसी की बात हो रही है। अब चलिए जानते हैं यहाँ पे। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? हमारा भारत है कि नहीं? भारत में है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी मतलब सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र देश के आर्थिक विकास के परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। मतलब सहयोग रूप से भूमिका निभाते हैं, मदद रूप से भूमिका निभाते हैं। सरकारी क्षेत्र जहां देश के वंचित वर्ग के, सरकारी क्षेत्र मतलब सार्वजनिक क्षेत्र जहां पे वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए, तो यहीं पे तो है, तो वंचित वर्ग के कल्याण के उद्देश्य से कार्य करता है सरकारी क्षेत्र। वहीं पे जाइएगा तो निजी क्षेत्र की बात करेंगे, तो निजी क्षेत्र जो है अधिकतम लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होता है। तो निजी क्षेत्र वाले जो होते हैं, स्वामित्व होते हैं, जो कि निजी क्षेत्र वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि अधिकतम लाभ के उद्देश्य से वो काम करते हैं, प्रेरित होते हैं। और सरकारी मतलब सार्वजनिक लोग के क्या है कि वो देश से जो वंचित वर्ग है उनके कल्याण के उद्देश्य के लिए ये किया जाता है। ठीक है? ये क्लियर हो गए। और दूसरी बात है कि भारत एक क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यही तो बात थी। 8वां प्रश्न क्या है सुनिएगा। 8वां प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में कौन-सी समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है? बताएंगे? निम्नलिखित में कौन-सी जो है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है? समष्टि है, ध्यान रखना है, इसका मतलब मैं बताऊंगा। इसका मतलब है बी, आय विश्लेषण से संबंधित जितनी भी अर्थव्यवस्था का जो है विशेषता अगर पूछे तो आय विश्लेषण से ही संबंधित होगा। आय से ही होगा, धन से ही होगा। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो है समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। अरे बात किया जाए तो देखिए अर्थशास्त्र की अगर शाखा की बात करेंगे, अर्थशास्त्र की अगर शाखा की बात करेंगे, तो अर्थशास्त्र में क्या पढ़िएगा? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उसका समग्र को पढ़ेंगे, उस संग्रह को पढ़ेंगे, है ना? उसके अध्ययन करेंगे। यही तो करते हैं हम लोग अर्थशास्त्र में, बस यही है। उसी को कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है या कहते हैं। तो समझ गए? तो समष्टि की बात करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या हुआ? तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना ही हमारा समष्टि है। चलिए और जानते हैं, इसका अगर क्षेत्र की बात करेंगे, अर्थशास्त्र की अगर बात करेंगे, तो इसका क्षेत्र की बात करेंगे तो इसका है राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के विश्लेषण से अधिक व्यापक हो जाता है। मतलब इस समस्या तो अलग बात है,
समस्या का विश्लेषण तो है ही, उससे अधिक व्यापक हो जाता है, बड़े स्तर पर हो जाता है। राष्ट्रीय आय हो गए, पूर्ण रोजगार हो गए, राजस्व हो गए, ये सब इस क्षेत्र में जुड़ जाएगा, है ना? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन मतलब कि राष्ट्रीय आय हो, रोजगार हो, राजस्व हो, टैक्स मतलब सब इसमें सम्मिलित हो जाता है। और सुनिए, समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य क्या होता है कि आय का विश्लेषण करना। यही तो है ना, आय का विश्लेषण करिएगा ना, इसमें क्या करेगा? आय का तो विश्लेषण ही किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर बात करें इसके अंतर्गत बात करें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता होती है। किसकी होती है? समष्टि अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसका उपयोग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। बस यही तो पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। 9वें प्रश्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है? भिन्न मतलब अलग है। तो अलग कैसे है? तो ऑप्शन नंबर सी है, संसाधनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक अलग है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अलग है। मिश्रित में क्या है कि सामाजिक भी जुड़ जाएगा, मतलब सार्वजनिक रूप से और निजी रूप से दोनों हो जाता है। जिसमें क्या होता है, क्यों भिन्न है? क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखा जाए और सामाजिक अर्थव्यवस्था में इसलिए भिन्न हो जाता है क्योंकि संसाधनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। ठीक है, जितने भी संसाधन है उस पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। अब पूर्ण स्वामित्व है तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों, क्या है? समस्त आर्थिक गतिविधियों जैसे कि उत्पादन, उपभोग, वितरण, कीमत निर्धारण मतलब राजस्व की बात हो रही है, इत्यादि का संचालन या नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि सरकार द्वारा कैसे किया जाता है? तो उत्पादन करके, उपभोग करके, वितरण करके, कीमत निर्धारण करके किया जाता है, मतलब टैक्स निर्धारण करके किया जाता है। संचालन करता है, कौन करता है? सरकार करता है। कंट्रोल कौन करता है? सरकार द्वारा किया जाता है। बस यही ध्यान रखना है। इसमें जो है सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि लोगों को कल्याण करना होता है। मतलब सरकार द्वारा क्या है कि भाई सामाजिक स्तर पे अगर हम देखते हैं या आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, सरकार का मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि लाभ आप कमाइए, ठीक है? लाभ नहीं, बल्कि लोगों का कल्याण होना चाहिए, इसलिए वो सिद्धांत को अपनाया है, ठीक है? अब जैसे कि देखा जाए तो चीन हो गया, वियतनाम हो गया, क्यूबा हो गया, उत्तर कोरिया आदि जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है ना? हमारा भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसलिए हमारा जो भारत सरकार है, वो उद्देश्य जो इसका है वो लाभ प्राप्त नहीं करना, बल्कि कल्याण करना होता है। उसकी मतलब आगे की ओर बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनाने की ओर ध्यान देना है। ये है हमारी सरकार की, जो कि सार्वजनिक रूप से और निजी रूप से दोनों रूप से करने की बात है। और चीन है, वियतनाम है, क्यूबा है, उत्तर कोरिया है, ये सब जो है ना समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है? हमारा मिश्रित है, मतलब समाज को भी देखना है और भाई सरकार की तरफ से जो काम हो रहा है वो भी देखना है। मतलब सामाजिक स्तर पे से भी देखना है, आर्थिक रूप से भी देखना है, दोनों रूप से देखना है हमको। इसलिए हैं। और चीन हो गया, वियतनाम, क्यूबा, उत्तर कोरिया सिर्फ समाजवादी है, समाजवादी के हिसाब से करेंगे। 10वां प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है, तो वो नीचे लिखे कूट को या कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्या चुनिए? तो देखिए, पूंजी निर्माण की निम्न दर, दूसरा है प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये दोनों होता है। ठीक है, पहला और दूसरा होता है। अब सुनिए, बात करते हैं। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के तीनों संसाधनों, कितने? तीनों संसाधनों। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की अगर देखा जाए, अर्थव्यवस्था में अगर उत्पादन की बात करेंगे तो उसमें 3 संसाधन होते हैं। जैसे में बाँटा हुआ, एक प्राकृतिक रूप से होता है, मानवीय द्वारा होता है तथा भौतिकी। 3 हो गए, प्राकृतिक, मानवीय और भौतिकी रूप से। अब सुनिए, भौतिकी का दोहन आरंभिक स्तर पर होता है, मतलब प्राकृतिक, मानवीय तथा भौतिकी का दोहन आरंभिक स्तर पर होता है, शुरुआती तौर पर होता है। इस प्रकार के देशों में गरीबी, निम्न जीवन स्तर इत्यादि विशेषताएं होती है।
उदाहरण के लिए अफ्रीका देश। अफ्रीका देश में अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, आप समझ जाइए, क्योंकि इसमें जो है गरीबी है, निम्न जीवन स्तर है, इसकी विशेषता होती है। तो हम उदाहरण के लिए आपको अफ्रीका देश बता दिए। ठीक है? कोई दिक्कत? समझ में आया? नहीं आया? बताइएगा। चलिएगा, 11वां प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न क्या है सुनिएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन-सा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो सम्मिलित किया जाता है वो बताइए। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, विनिर्माण। क्या है? विनिर्माण होता है, उसके बाद हम बताएंगे। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जो प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पादन को अपनी गतिविधियों में, अपनी जो गतिविधि है, गतिविधियों में कच्चे माल मतलब मिनरल की बात हो रही है, मटेरियल की बात हो रही है, तो कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। तो कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है और द्वितीयक क्षेत्रक जो है कहलाता है। कैसे? सुनिए। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र मतलब वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पादन को अपनी जो गतिविधि है, हम लोग की जो गतिविधि होती है, गतिविधि में जो कच्चा माल मिलता है प्राथमिक क्षेत्र से, उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं? द्वितीय क्षेत्रक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब दूसरा इस्तेमाल करते हैं कच्चा माल बना के। तो वो हो गया हमारा द्वितीय क्षेत्रक, उसी को कहते हैं द्वितीय क्षेत्रक, है ना? क्या कहलाएगा? द्वितीय क्षेत्रक कहलाएगा। प्राथमिक स्तर को अपनाइए और उसे मिलाकर चलिए, आगे बढ़ते चलिए, उसमें से जो कच्चा माल निकलता है, मटेरियल निकलता है, उसका उपयोग कीजिए और वो उपयोग करेंगे तो वही हो गया द्वितीय क्षेत्रक। इससे ज़्यादा बेटर क्या समझा सकते हैं, है ना? इसे क्या कहेंगे? इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्रक को ही तो औद्योगिक कहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे। निर्माण, विनिर्माण तथा विद्युत, गैस एवं जलपूर्ति इत्यादि से संबंधित कार्य द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, मतलब द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीय में करेंगे, अब पढ़ेंगे आगे। खनन हो गया, खनन हो गया, वानिकी, ठीक है? वानिकी हो गए, खनन हो गए प्राथमिक क्षेत्र, जबकि बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब देखिए, बात कहा जाए कि प्राथमिक स्तर पे अगर हम काम करेंगे तभी तो द्वितीय क्षेत्र का काम करेंगे। और मैंने क्या बोला था कि द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण के लिए खनन करेंगे, खुदाई करेंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र को भी तो सम्मिलित कर रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में है ना, कृषि हो गया, खनन हो गया, ये सब क्षेत्र हो गए, है ना? तो खनन होगा, वानिकी होगा, तो वानिकी एवं खनन प्राथमिक क्षेत्र है, जबकि बैंकिंग हमारा तृतीय क्षेत्र है। लेकिन खनन को द्वितीय क्षेत्र में भी रखा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी माध्यम से प्राथमिक क्षेत्र के माध्यम से ही ना द्वितीय क्षेत्र का निर्माण होगा जी, है कि नहीं? लेकिन इसको अर्थ को अनर्थ न लेने की वजह से समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। तो बढ़िया से कर देता हूँ। 12वां प्रश्न है गिफिन, ठीक है? क्या है? गिफिन। वस्तुओं से क्या तात्पर्य है? क्या मतलब है? तो वो मतलब है ऑप्शन नंबर ए, जिनकी कीमत एवं मांग में अनुकूल संबंध पाया जाता है। जिनकी कीमत मांग में, कीमत हो एवं मांग में अनुकूल संबंध मतलब बराबर रूप से, है ना? नेचुरल रूप से कहिए, अनुकूल संबंध पाया जाता है। अब पाया जाता है तो चलिए हम जानते हैं, तो सुनिए। ऐसी वस्तुएं जिसकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है, डिमांड होती है, तथा कीमत कम होने पर मांग में कमी होती है। मांग पे क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है? गिफिन, ठीक है? गिफिन जो है वस्तुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? इसी को गिफिन वस्तुएं कहलाती है। गिफिन वस्तुएं क्यों कहलाया? जिसकी कीमत बढ़ गया, अब बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। अब कीमत बढ़ेगा तो मांग में भी वृद्धि हुआ, तभी तो कीमत बढ़ा, है ना? और जिसकी मान लीजिए कीमत कम हुआ तो मांग में भी कमी हो जाएगा, है कि नहीं? सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए आप, मैंने जो कंटेंट डाल रहा हूँ वो इकोनॉमिक्स जैसे मैंने अभी सब्जेक्ट डाला, तो अभी सब्जेक्ट जो मैंने इकोनॉमिक्स डाला तो जिसके लिए डिमांड है उस हिसाब से हमारा व्यू भी बढ़ेगा। क्योंकि आप लोग देखिएगा, अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स का डिमांड कम है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत कम लोग लेते हैं, तो उनका क्या है, मेरा लोग जो इनका इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, तो मेरा व्यू कम जाएगा, है कि नहीं? तो यही है हुआ, यही है हमारा गिफिन वस्तुएं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा। सिंपल मैंने अपने नेचुरल
जो वास्तविक है उससे मैंने जोड़ के बताया है। चलिए आगे चलें। इन वस्तुओं का उपभोग समाज का अत्यंत निम्न आय वर्ग करता है। क्या करता है? इन वस्तुओं का अगर उपभोग कहे जाए तो समाज का अत्यंत जो निम्न आय वाले वर्ग होते हैं, मतलब मध्यम कहिए, निम्न मतलब नीचे स्तर वाले लोग को कहिए, वो करते हैं। ठीक है? इसलिए जब गिफिन क्या है? जब गिफिन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो अन्य वस्तुओं का उपभोग जो है कम करके उपभोक्ता इसी मांग को बढ़ाता है। एकदम सिंपल है। अब मान लीजिए हमारा व्यू कौन देखेगा? जिनका इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से भाई जॉब होने की संभावना है, उनका अपना सब्जेक्ट है, तो वो भाई देखेंगे, उन लोग का देखेंगे, उससे हमारा व्यू बढ़ेगा। अब जिनका कोई मतलब नहीं है, वो क्यों देखेंगे भाई? है ना? तो जो सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है, हर जगह आता है, वो देखेगा, उससे होगा। तो वही तो यहाँ पे है। माँग बढ़ेगी तभी तो वृद्धि होगी। चलिए। अब जैसे ऑनलाइन में पढ़ाऊँगा, तो सब लोग देखेंगे। ऑनलाइन में क्या है, नीचे से बड़े स्तर तक लोग देखेंगे, मतलब यूपीएस तक का एग्ज़ाम के लिए देखेंगे, है ना? बिहार पुलिस से लेके यूपीएससी तक वाले ऑनलाइनर देखते हैं, तो उसका क्या है, डिमांड खूब है। और इसका माँग कम है तो कम होगा। सिंपली समझाने के लिए मैंने बताया। और चलिए, अब देखिए, अन्य वस्तुओं का उपभोग जो है कम करके क्या करेंगे? उपभोक्ता इसकी माँग को बढ़ाता है, इसकी माँग को बढ़ाएगा। और गिफिन वस्तुओं पर जो है माँग का नियम लागू नहीं होता है। इस सब पे जो है, कौन पे? गिफिन वस्तुओं पर जो है माँग का नियम लागू नहीं होता है। अतः अर्थशास्त्र में इन्हें दुर्लभ वस्तु भी माना जाता है। 13वां प्रश्न है कि विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक अर्थशास्त्र वर्गीकरण में भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? फिर से सुनिएगा, 13वां प्रश्न क्या है? तो 13वां प्रश्न है कि विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्गीकरण में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो वो श्रेणी जो है निम्न मध्यम आय वाले देश में रखा गया। निम्न है, मध्यम रूप से करते हैं, है ना? तो विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्गीकरण में भारत को निम्न मध्यम वर्ग मतलब लोअर मिडिल इकोनॉमी ग्रुप वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। भाई लोअर तो है ही। इस समूह में कुल 54 देश को रखा गया है। कितने? 54 देश को रखा गया है, जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है कितना है? 1086 से लेके कितना? 4255 अमेरिकन डॉलर के बीच रखा गया है। इतने डॉलर के बीच रखा गया है तभी तो 1086 से लेकर 4255 अमेरिकन डॉलर जो है डॉलर के बीच रखा गया है। चलिए, तो ये हो गए हमारे अर्थव्यवस्था का परिचय। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अध्याय 2 और मैंने बोला है 3 दिन चलेंगे क्या? 3 दिन चलेंगे साइंस और 3 दिन चलेंगे इकोनॉमिक्स और इसी तरह बीच में बचेगा 1 दिन संडे, तो उस दिन चलेगा वन लाइनर जो कि हम कल लाने वाले हैं। तो तैयार रहेंगे और फटाफट जबरदस्त तैयारी के साथ तैयार रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।